You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं बाहर था थोड़ा, इसलिए अभी जस्ट कुछ देर पहले हम आए और थोड़ा लेट हो गया हमको आते आते घर। टेस्ट सबने अटेम्प्ट किया था कल? यस सर। ओके। आंसर में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? हमने रात को आंसर की शेयर की थी 10 बजे के आसपास। सबने मैच किया था आंसर? किसी में कॉन्फ्लिक्ट है? या आप लोग ने भी चेक नहीं किया? देख लेना आप लोग, अगर किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर चेक नहीं किया है तो उसको आप देख लो। आज कल भी क्लास है, हम लोग कल भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। हमने सोचा था आज ही डिस्कस करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी 10-15 मिनट निकल चुका अपना। उसके जो भी डाउट्स हैं वो कल डिस्कस कर लेंगे। हम लोग आज कंटिन्यू कर लेते हैं नॉर्मल सिलेबस।
हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगता है, और एक रिंग के लिए फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन और उसका ग्राफ। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम कहाँ होता है, ये डिफरेंशिएट करके इक्वेट करके जीरो के बराबर, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स में भी था और हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर कर भी दिया था काम। नहीं भी अगर हम कर पाते हैं तो ये याद रखने में कोई बुराई नहीं है कि दिस इज एट r/√2 और उसका मैक्सिमम वैल्यू, जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू एंड गेट I max। ये रिंग के कारण हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। इसके अलावा कुछ और फिगर हैं, कुछ और रेगुलर हमारे ज्योमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके कारण हमको फील्ड इंटेंसिटी याद रखनी है। उसमें दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर देखिए, ड्यू टू स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में दो केसेस बन सकते हैं। एक बन सकता है हमारा हॉलो स्फीयर, हॉलो हॉलो स्फीयर, इसको हम लोग शेल भी बोलते हैं। शेल, अभी जो शेल है ये थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है। नॉर्मली शेल का मतलब होता है थिन, मतलब उसका जो सरफेस है दैट इज लाइक वेरी थिन। लेकिन थिक शेल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हॉलो स्फीयर में ये दोनों केसेस हमारे होते हैं। पहले मैं बात करूंगा थिन शेल, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो थिक शेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। और तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार देखो उसको। जैसे ये हमारा स्फीयर है, अगर ये हॉलो स्फीयर है या शेल है तो इसका जो बाउंड्री होगा, मतलब इस तरह से एकदम थिकनेस इसका नेग्लिजिबल होगा। इनर रेडियस आउटर रेडियस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। इस तरह से ये सब लॉन्ग टर्म के लिए ये सब चीजें ध्यान रखनी है। शेल का क्या मतलब होता है, सॉलिड स्फीयर या फिर सिंपली स्फीयर लिखा हुआ है तो उसको कैसे लेना है। कुछ इस तरीके से रफ एस्टिमेशन बता रहा हूँ कि ये जो इनर रेडियस है आउटर रेडियस लगभग सेम होता है। दिस इज आर, आउटर रेडियस भी आर, थिकनेस वेरी नेग्लिजिबल, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरफेस पर होगा। और यही अगर थिक सेल हुआ तो इसकी थिकनेस कुछ होगी, इनर रेडियस हमारा कैपिटल आर से छोटा होगा, आउटर रेडियस कैपिटल आर होगा, कुछ ऐसा। लेकिन अभी मैं थिन शेल के बारे में बात कर रहा हूँ। शेल मतलब थिन ही होना, नहीं तो उसको थिक सेल बोलते हैं। तो दो रीजन्स हैं यू सी, एक इस स्फेरिकल शेल के भीतर का रीजन है और एक स्फेरिकल शेल के बाहर का रीजन है। तो इस तरह के स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमको आई फॉर आर लेस देन आर, आई फॉर आर ग्रेटर देन आर, ये दो केसेस अलग अलग लेने पड़ते हैं। दैट मीन्स फील्ड इंटेंसिटी आई फॉर
पहला कंडीशन यहाँ पर अगर देखोगे आर लेस देन आर, और दूसरा कंडीशन होता है आर ग्रेटर देन आर। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब होता है ये हमारा हो गया इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, और ये हो गया आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। स्फेरिकल शेल के बारे में जब तुम लोग देखोगे तो इफ यू रिमेम्बर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टाइम भी हमने बताया था कि एक शेल जो है वो अपने अंदर फोर्स नहीं लगा पाता, और अगर फोर्स नहीं लगा पाता तो फील्ड जीरो होगा, तभी तो फोर्स जीरो होगा। अगर फील्ड नॉन जीरो हो तो फोर्स जीरो कैसे हो सकता है? और कैसे होता है इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे, अगेन दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। प्रूफ सबके इग्नोर करने हैं, मैं तुमको बता दूं, जितने भी प्रूफ है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सबको इग्नोर करता जा रहा हूँ। एक आध अगर देना है तो दिया, अदरवाइज बाकी सबको इग्नोर कर रहे हैं। इफ यू सिंपली सॉल्व द क्वेश्चंस यू सी कि प्रूफ का कहीं भी कोई ज्यादा रोल तुम्हारे लिए भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको प्रूफ जानना ही नहीं है। अगर ये सारे रिजल्ट्स अगर हमको ध्यान में आ गए, क्वेश्चन बनने लगे, तो हम लोग अगर चाहें तो प्रूफ भी दे सकते हैं, अच्छा सर ये कैसे हुआ था। तो जैसे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विदाउट मैथमेटिकल और एनालिटिकल प्रूफ यू कैन थिंक ऑफ कि ये जो हमारे स्फेरिकल शेल है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर पर हम जीरो बोल रहे हैं, ये हमारा सेंटर है, तो फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर जीरो है ऐसा नहीं बोला जा रहा है। इफ यू रियलाइज, फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर जीरो बोला जा रहा है, मतलब यहां पर भी फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर फील्ड इंटेंसिटी, हर पॉइंट पर ये जीरो बोला जा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? तो बस इतना समझ लो कि अगर ये पॉइंट है, जैसे कोई ये पॉइंट हमने ले लिया P, तो ये P पॉइंट पर अगर हमने कोई मास रखेंगे तो इसके दोनों तरफ मासेस हैं, यहां पर भी मास है और इसके अपोजिट में यहां पर भी मास है। अब ये वाला जो मास है ये अपनी तरफ इसको खींचना चाहेगा, और ये उसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो मास है वो इधर खींचना चाहेगा, और ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली नलीफाई कर देते हैं। और ये हर जगह की बात है। सेंटर पर तो खैर ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि सेंटर से पूरा का पूरा जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सब यहां से खींचेंगे तो नेट फोर्स यहां पर जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन किसी और पॉइंट पर भी ये जीरो होता है, ये चीज को पहले हम रियलाइज नहीं कर पाते। तो बस इतना समझ लो कि कहीं भी हम कोई पॉइंट लेंगे तो उसके नियर बाई पॉइंट और उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए फॉर इनसाइड पॉइंट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो, और आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड पॉइंट ये हमारा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग शेल थ्योरम, एंड दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। आर ग्रेटर देन आर के लिए पहले याद रखना कि ये ऐसा बिहेव करता है जैसे कि पूरा का पूरा मास इसका जो है कैपिटल है, लेट्स से द एंटायर मास ऑफ दिस शेल is concentrated at center. That means for r greater than r, the field intensity is very much similar to the field intensity due to a point mass placed as if at its center. And this concept is called Shell theorem. और इस थ्योरम का भी मैथमेटिकल प्रूफ देखो, हर चीज का मैथमेटिकल प्रूफ है। आई एम नॉट सेइंग कि इसको बस याद करने का बात है, लेकिन हमको चाहिए नहीं चाहिए उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए कुछ चीजें हम एज इट इज टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं टू रिड्यूस आवर कैलकुलेशन पार्ट, एनालिटिकल पार्ट। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है सर ऐसा कैसे हो गया, तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रूफ फॉर इट। तो शेल थ्योरम जो आपको हमेशा याद रखना है कि व्हाट इज शेल थ्योरम, और शेल थ्योरम इज वैलिड फॉर स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कोई हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के बारे में बातें होंगी तो उसमें शेल थ्योरम एप्लीकेबल होगा। क्या है? फॉर एन आउटसाइड पॉइंट,
for an outside point, the entire mass for a spherical distribution of a spherical distribution, ऐसे लिख लो, for an outside point, the entire mass for an spherical for an spherical distribution will behave as it is concentrated at center as a point mass. तो कोई भी स्फेरिकल मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, हॉलो या सॉलिड, ये दोनों के लिए वैलिड है. शेल थ्योरम इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ हॉलो स्फीयर के लिए लिख रहे हैं, सॉलिड स्फीयर में भी यही बात है कि आउटसाइड पॉइंट जो होगा आर ग्रेटर देन आर के लिए जो भी पॉइंट होगा उसमें ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है. और ये चीज हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के पहले जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाला था तब भी यही किया था. अर्थ का किसी भी मास के ऊपर जो फोर्स लगता है उसमें हम जी कैपिटल में स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर और आर रेडियस का स्क्वायर जब वो सरफेस पर होता है तो लिखते हैं. तो ऑटोमेटिकली हम यही कर रहे हैं. इफ यू सी, जैसे अर्थ, ये हमारा अर्थ है और हम अर्थ के सरफेस पर है, डेफिनेटली अर्थ जो है उसको सॉलिड स्फीयर लेते हैं, हॉलो स्फीयर नहीं लेते. तो लेकिन अगर तुम रियलाइज करो कि आउटसाइड पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल अगर कोई सरफेस और ऑब्जेक्ट है या सरफेस से ऊपर है, तो उसके लिए फोर्स का जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, जी कैपिटल एम एम स्मॉल एम इंटू सेंटर से डिस्टेंस. तो सेंटर से डिस्टेंस जब हम ले रहे हैं मतलब ऑटोमेटिकली हम ऐसा मान रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है एज अ पॉइंट मास. तभी तो वो डिस्टेंस सेंटर से लिया जा रहा है. अगर तुम वहां पर एक पॉइंट मास रख दोगे और कैलकुलेट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. तो इसे बोलते हैं शेल थ्योरम. और जैसे ही तुम ये शेल थ्योरम दिमाग में रखोगे तो एक पॉइंट मास के कारण फील्ड इंटेंसिटी हमको बहुत अच्छे से याद है. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. डायरेक्शन के बारे में भी एक बार सोच लो. अंदर में तो खैर फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं, लेकिन बाहर में फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी. तो डेफिनेटली बाहर में कहीं पर भी, लेट्स से एट दिस पॉइंट, ये हमारा कोई एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, तो सेंटर की तरफ लाइक दिस, यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो सेंटर की तरफ. हमेशा याद रखना कि फील्ड इंटेंसिटी मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अट्रैक्शन मतलब क्या है. डायरेक्शन के लिए हमेशा अट्रैक्टिव नेचर ध्यान में रहे तो डायरेक्शन हम फिगर आउट कर लेंगे. अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो दो तरह के ग्राफ में आपको बताता हूं. देखो, हर जगह थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन का गुंजाइश है. पहली बार में पूरा बात अगर नहीं भी समझ आए तो तुम दूसरी बार तीसरी बार अगर उसको देखोगे करोगे तो तुमको ये समझ आएगा. एक जो फील्ड इंटेंसिटी आई वर्सेस आर, इसमें कोई वेक्टर का यूज नहीं है. और एक ग्राफ में आपको बता रहा हूं जिसमें अगर हम वेक्टर्स को भी काउंट कर ले, मतलब डायरेक्शन को भी काउंट कर ले, कैसे ये ग्राफ अलग होंगे, क्यों होंगे, कौन सा ग्राफ सही है कौन सा ग्राफ गलत है. मतलब ये हमारा आई है, ये हमारा आर है, और एक तरीके से मैंने इसको वेक्टर डाल दिया है. और आर भी एक तरीके से वेक्टर होगा, रेडियल वेक्टर बोलते हैं इसको. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, सिंपली सी द मैग्नीट्यूड, तो यू कैन सी आर लेस देन कैपिटल आर के लिए 0 है, आर ग्रेटर देन आर के लिए जी एम बाई आर स्क्वायर है,
और आउटसाइड पॉइंट में अगर इक्वल टू आर ले लेंगे तो यहीं पर एक डिसकंटिन्यूटी आती है, यानी कि जो ग्राफ होगा यहाँ पर कहीं हम लिख देते हैं आर इज इक्वल टू आर, तो पहला वाला जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसा टच करते हुए लाइक दिस, और इसके बाद एक डिसकंटिन्यूटी है, ग्राफ एकदम से जंप करेगा ऊपर, एंड देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर, ऐसा। दिस इज हाउ द ग्राफ लुक लाइक। जीरो से आर तक है ही नहीं, फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, और जैसे ही आर से हम अब आगे जाते हैं यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है कि सरफेस पर कितना होगा। दिस इज अगेन एग्जैक्टली सरफेस और फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। सरफेस के जस्ट भीतर क्या होगा, सरफेस के जस्ट बाहर क्या होगा, बस ये चीज हम याद रखेंगे। ऑन सरफेस थोड़ा डिसकंटिन्यूटी होता है, मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। तो जो जस्ट पहले जीरो है और उसके जस्ट बाद एक वैल्यू ले ले रहा है, तो यहां पर डिफाइन करना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं मैथ्स के अंदर डिसकंटिन्यूटी। सिंपली याद रखो कि डिसकंटिन्यूअस है ऐसा। अब ये ग्राफ एक ऐसा भी हो सकता है, और एक ग्राफ जब तुम इसको देखोगे तो ऐसा भी होता है, जस्ट इसी का उल्टा, मतलब नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, शेप में फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये ग्राफ जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ऐसा क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों? एनीवन जो बता सकता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों गया ग्राफ? ये हमारा आर इज इक्वल टू आर है, वाई दिस ग्राफ बिकम लाइक दिस। कौन सा सही है, ये सही है, ये सही है? तो इसको पहले तो मैग्नीट्यूड वाली बात से समझ लो, फिर उसके बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाली बात बताता हूँ। जीरो, इसलिए ये 0 to x r इज इक्वल टू आर तक ये स्ट्रेट लाइन, और r ग्रेटर देन r के लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो, तो उसका नेचर कुछ ऐसा ही होता है। ये जो शेप है ये ऐसा ही होता है। और ये जो हमने ऐसा बनाया ना, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली मीट करना। मतलब तुम खुद देखो कि आर को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे आई का वैल्यू कम होता जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जाके जीरो हो जाएगा एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट आर टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर ये जीरो होगा, ऐसा इसको इसी तरह से मिलाते हैं। Now, why this graph is in first quadrant and why it should be in fourth quadrant as well? तो एक तो है कि मैग्नीट्यूड का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो वैल्यू वाइज ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन कभी कभी इसके आर वेक्टर को और फील्ड इंटेंसिटी को काउंट करते हैं। जैसे ये हमने कोई पॉइंट ले लिया, लेट से क्यू, ये हमारा क्यू पॉइंट है, या लेट से ये कोई एस पॉइंट है। तो आर वेक्टर अगर तुम डिफाइन करते हो तो आर इज अ रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर दैट मीन्स यू ज्वाइन हियर टू हियर, ये हो जाता है हमारा आर वेक्टर। और फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा बना रहे हो तुम, इसके अपोजिट बना रहे हो। See? अब हम आर वेक्टर के अकॉर्डिंग फील्ड इंटेंसिटी लिखें तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आर पॉजिटिव हुआ तो आई नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसमें ऊपर आई पॉजिटिव होगा, नीचे आई नेगेटिव होगा। अगर हम आर को पॉजिटिव साइड में दिखा रहे हैं, इसका मतलब आई को नीचे की तरफ दिखाना चाहिए। तो इस बात को भी केयर करके कभी कभी ग्राफ पूछे जाते हैं। अब बच्चा पूछता है कि सर ये दोनों आ गया तो क्या करेंगे? देखो दोनों तो नहीं आएगा, क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ नहीं है, दोनों नहीं देगा। लेकिन अगर फिर भी दोनों दे दिया, जैसे एक सिनेरियो ले लेते हैं कि दोनों दे दिया, तब क्या करना है? ज्यादा एक्यूरेट हम सेकंड वाले ग्राफ को बोलेंगे।
इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब काउंट हो रहा है। तो अगर इन दोनों में सेलेक्ट करना हो कि कौन सा सही है, तो सेकंड वाला ग्राफ सही है। लेकिन अगर ये ग्राफ दिया गया हो, मान लो कोई ऐसा एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन हो, सेकंड वाला ऑप्शन हो ही ना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं सर इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, हम कोई भी मार्क नहीं करेंगे। ये भी करेक्ट है, ये मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, कहीं कोई गलती नहीं है। डायरेक्शन को अगर काउंट ना करें तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और ये डायरेक्शन के साथ सही है। तो ये चीज ध्यान रखना, शेप हमारा फर्क नहीं जा रहा है, सिर्फ ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और क्वेश्चन क्या होगा ये क्वेश्चन देख के ही समझ आएगा, लेकिन हमको दोनों ग्राफ डिफर क्यों हो रहे हैं। शेप तो खैर अलग एक बात है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का शेप ऐसा होता है, जीरो का शेप ऐसा होता है, हम लोग अभी सॉलिड स्फीयर पर भी जाएंगे। लेकिन आर के साथ आई नेगेटिव क्यों ले सकते हैं, और अगर हम उसका डायरेक्शन काउंट ना करें तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। तुम कोई भी पॉइंट आउटसाइड लेते हो, लेट्स से यहां पर कोई पॉइंट हमने ले लिया एम, तो इस एम को ज्वाइन करने वाला जो आर वेक्टर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा होता है आर वेक्टर। और अगर तुम फील्ड इंटेंसिटी एट एम लिखोगे तो ये हो जाएगा अंदर की तरफ, लाइक दिस, आई। तो आई और आर अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ऐसा ग्राफ। तो ये हो गया हमारा हॉलो। अब सॉलिड स्फीयर की बात कर लें। फॉर सॉलिड मास, सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड के बाद में शेल की बात करूंगा, ध्यान से देखो। फॉर सॉलिड स्फीयर, अगर सिंपली स्फीयर लिख दिया गया है तो उसको हम सॉलिड स्फीयर मानते हैं। स्फीयर अगर कहीं पर मान लो तुम देखो, ये चीज हमने रोटेशन ही बताई थी, अगर हम स्फीयर लिखते हैं, स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर, इसका मतलब हम सॉलिड स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। शेल हॉलो स्फीयर या फिर शेल बोलना पड़ता है, तो इसलिए स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर ही होता है। बाहर से देखने पर इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, लाइक दिस इज आवर सॉलिड स्फीयर, अर्थ इज ऑल्सो सॉलिड स्फीयर, और ये हमारा उसका सेंटर है। जैसे मैंने कहा था, दो रीजन्स होते हैं, एक आर लेस देन आर और एक आर ग्रेटर देन आर, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि शेल थ्योरम दोनों के लिए वैलिड है। तो शेल थ्योरम इज टॉकिंग अबाउट आउटसाइड पॉइंट, फॉर एन आउटसाइड पॉइंट, सी आउटसाइड पॉइंट। तो अगर हॉलो स्फीयर की जगह हम सॉलिड स्फीयर लेंगे, और अगर हम कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट वैलिड है, तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में लिखा है कि आर ग्रेटर देन आर, जीएम बाई आर स्क्वायर इज द फील्ड इंटेंसिटी, तो ये भी वैलिड हो जाएगा। यानी कि फॉर सॉलिड स्फीयर इफ यू वांट टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पहला आई फॉर आर लेस देन आर, इसके बारे में क्या होगा वी विल कम टू इट, लेकिन ये तो श्योर है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, यहाँ पर इक्वलिटी है, यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये तो सीधे जीएम बाई आर स्क्वायर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो जैसे ही हमने एक्सप्रेशन को सेम किया, ग्राफ में भी शेप सेम हो गया, ग्राफ में भी वो चीज वैसी दिखेगी। अब अंदर की बात कि आर लेस देन आर, तो ये चीज हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दौरान ही इसके बारे में थोड़ा बातें करी थी। अभी भी फिर से वही बात बोल देता हूँ कि बाहर का जो मास है, जैसे अगर इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, तो इसके बाहर का मतलब इस एक छोटा इस तरह से हम मास डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें, तो इसके अंदर के मास और इसका बाहर का जो मास है, ये बाहर का मास एक शेल की तरह बिहेव करता है। डेफिनेटली दैट इज अ थिक शेल,
बट ये एक शेल की तरह बिहेव करता है और इसके कारण अंदर में फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। हमने अभी इस चीज को देखा है। तो जो अंदर का जो मास है, ये जो मास हमको दिख रहा है, इसके अंदर सिर्फ यही फोर्स लगा सकता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दौरान। ये चीज हमने देखा था। तो r लेस देन r के लिए दिस इज लेट्स से r, ये हमारा r है। ये जो वैल्यू होता है, इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यू, तो ये हो जाएगा Gm/r³ इंटू r। ये हमारा वैल्यू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सी इंटू r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है, Gm/r³। ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। लेकिन एक चीज और है, जो पिछले डिस्कशन में हमने काउंट किया था, कि r वेक्टर और फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर ये दोनों अपोजिट होते हैं। लाइक अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस r, हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से दैट इज p। तो यहाँ पर p पर फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये होगा टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पर क्या होगा? ये टुवर्ड्स सेंटर। और फील्ड इंटेंसिटी अगर टुवर्ड्स सेंटर हो और r रेडियल डायरेक्शन होता है, तो डेफिनेटली डायरेक्शन का फर्क आएगा। ग्राफ ऊपर नीचे वाली जो बात है इसमें भी होगी। तो मैं जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। याद रखना कि फर्क सिर्फ और सिर्फ r लेस देन r के लिए आएगा। लाइक द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, straight line passing through the origin। और यहां पर ऐसा होगा और ये वैल्यू ये हो जाएगी Gm/r²। इसी को मतलब अगर वेक्टर साइन और डायरेक्शन को काउंट करके ड्रॉ करना है, तो जैसा मैंने बताया था कि बस तुमको ग्राफ को नीचे शिफ्ट करना है। उससे कोई ग्राफ के नेचर में फर्क नहीं आएगा, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा वो। अगर ये I है और ये अगर R है, देखो मैं तो प्रिसाइजली बना रहा हूँ इसलिए वेक्टर्स को साथ में ले रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं भी है वेक्टर साइन और इन दोनों में सिलेक्शन है, तो तुम सेकंड वाले जो ग्राफ है उन्हीं को वैल्यू करोगे, उन्हीं को करेक्ट मानोगे। लाइक दिस। तो ये हमारा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। This region is directly proportional to r and this region is inversely proportional to r square। ये चीज you can easily write directly proportional to r, inversely proportional to r square। ये ऊपर वाले ग्राफ में भी ये चीज लिखी जा सकती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कोई स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए हमारे ये दो सिचुएशंस है। अब एक केस जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, थ्योरी नहीं है, दैट इज नॉट अ थ्योरी, कि थिक शेल हुआ तो क्या करेंगे। जैसे मैं एक थिक शेल आपको ड्रॉ करता हूं, थिक शेल। थिक शेल, तो थिक शेल का मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए। ये हो गया थिक शेल। अंदर का कुछ रेडियस होगा, लेट से इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल ए, इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल बी। और मास जो है वो इस रीजन में है, सी इस रीजन में मास है।
तो इसके अंदर मतलब लेस देन ए और ग्रेटर देन बी 3 रीजन हो सकते हैं। इस केस में अगर तुम देखो तो देर आर 3 रीजन्स, आई और आर लेस देन ए, आर ग्रेटर देन बी, और एक जो एक्स्ट्रा रीजन हमारा बन रहा है कि ए इज लेस और इक्वल देन आर इज लेस और इक्वल देन बी। इन 3 रीजन्स के लिए हमको बात करनी पड़ेगी। किन 2 रीजन्स के बारे में या किन किन रीजन्स के बारे में हम डैम श्योर हैं कि यही रिजल्ट होगा, इस पे सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट वाला कौन बताएगा? आर लेस देन ए, मतलब एकदम से अंदर वाला पॉइंट, ये इधर का कोई पॉइंट क्या होना चाहिए आर लेस देन ए के लिए? आई का वैल्यू कौन बताएगा? इतना देर का डिस्कशन जो भी हुआ है उसके बेसिस पर यू कैन थिंक ऑफ, देयर इज नो लाइक वेरी डिफिकल्ट थिंग। आर लेस देन ए के लिए क्या होगा वैल्यू? इसके अंदर में अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? हाँ बताइए। 0। 0। अगेन सेम लॉजिक, जैसे हमने यहाँ पर वो लॉजिक दिया था ऊपर में, बिल्कुल वही लॉजिक है यहाँ भी। अंदर का पॉइंट है तो फील्ड इंटेंसिटी 0 ही होगा। सब उधर जितना खींचेंगे उतना इधर खींचेंगे। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है कि अगर थिक शेल हुआ ना तो अंदर में हमारा जो पॉइंट है वो 0 होगा। ओके, और कौन सा पॉइंट है जिसके बारे में हम श्योर है? जैसे ये टोटल मास भी मैं लिख देता हूँ, m इज द टोटल मास ऑफ दिस थिक शेल के अंदर जो भी मास है उसको कैपिटल M से डिनोट कर। सेकंड जो अब इन दोनों में हमारे पास और बाकी के जो 2 रीजन्स हैं, अगर सेकंड और थर्ड में मतलब बिल्कुल बिना ज्यादा दिमाग लगाए अगर हमको आंसर करना हो तो किसका आंसर करेंगे? कौन? विच वन? और भी कोई? अभी की डिस्कशन में ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़े, ऐसा सिर्फ लॉजिकली एक्सप्लेनेशन देना है। विच एरिया और विच रीजन वी आर शॉर्ट एंड श्योर की इसमें तो यही होगा। सिर्फ एक। हाँ बताइए। सर सेकंड वाला। ए इज लेस और इक्वल देन आर इज लेस और इक्वल देन बी? नहीं, कैसे बताएंगे इसमें? अच्छा चलो ठीक है, सेकंड वाला अगर हम बोल पा रहे हैं तो इसमें कैसा होगा? वेरिएबल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कैसा होगा ग्राफ? इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, नेचर कैसा होगा, ये कैसे बताओगे? इसमें सेकंड वाला बताना थोड़ा मुश्किल है। डायरेक्ट अगर थर्ड वाले के बारे में सोचो तो ये आउटसाइड पॉइंट है, और शेल थ्योरम जब हॉलो और सॉलिड दोनों के लिए हमने डिफाइन किया हुआ है तो ये थिक शेल भी हॉलो और सॉलिड के बीच की ही कड़ी है। इसलिए अगर ये आउटसाइड पॉइंट की बात कर दें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पहला केस हमने डिस्कस किया है। ये भी हमारा जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो तो बहुत ही डायरेक्ट तरीके से सोच सकते हैं, जो हमारे पहले रिजल्ट है उन्हीं से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ये। हाँ, ये चीज थोड़ी मुश्किल हो सकती है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करना चाहे तभी ये डिफिकल्ट होगा, बट फिर भी ग्राफ में मैं कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा और वहां से आप सोच सकते हो। और इसका ग्राफ कैसा होगा, एक रफ एस्टिमेट ग्राफ हम बना सकते हैं। कैसे? देखो, पहले तो ये 2 चीज हमको पता होनी चाहिए, और फिर ये दो चीज जो है ये ग्राफ में हमको दिखनी चाहिए। तो मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ और मैं कुछ देर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाता हूँ, नीचे नहीं बनाता,
तुम अगेन वो चीज तो एक बार हमने एक्सप्लेन कर दी, मैं बार बार उस पर बात नहीं करूंगा। ये है आई और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। दिस ए, दिस इज बी। तो इसके पहले ग्राफ 0 रहेगा, इसके बाद का ग्राफ ऐसे जाएगा। ये दो चीजें तो हमको श्योर पता है। अब इसके बीच में ये जो रीजन है ये कैसा होगा? तो याद रखना कि इसमें जो ग्राफ होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मैथमेटिकली इसको निकालना ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन इजिली एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन तुम ऐसा सोचो कि जैसे हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो फिर से एक शेल बना सकते हो, एक शेल बना सकते हो, ऐसा एक स्फेरिकल रीजन बना सकते हो, और तुम फिर से वही लॉजिक लगाओगे कि अंदर का जो मास है इसके वही फोर्स लगाएगा, बाहर का मास नहीं लगाएगा। तो अगर हमने कोई ऐसा एक आर डिस्टेंस लिया है जो इस थिक शेल के भीतर लाई करता है, तो डेफिनेटली इसमें तो मास अंदर में 0 तो नहीं है, मास है। और जैसे जैसे हम आर बढ़ाएंगे अंदर वाला मास बढ़ता जाएगा। अभी जैसे इतना सा मास है, ठीक है, लेकिन अगर ये आर हम और इसे थोड़ा बड़ा करते हैं तो मास बढ़ने लगेगा। तो मास अगर बढ़ने लगेगा तो फील्ड भी बढ़ने लगेगा। मतलब ये जो ग्राफ होना चाहिए दैट इज इंक्रीजिंग काइंड ऑफ, 0 से थोड़ा सा इंक्रीजिंग काइंड ऑफ होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ एक्चुअली होता है, तो याद रखना कि वो कुछ इस तरह से स्फेरिकल, सॉरी पैराबोलिक, मतलब ऐसा कुछ नेचर का होता है। कुछ इस तरह का नेचर का ये होता है, इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, और बिल्कुल यहां पर उसी पॉइंट पर टच करेगा जहां से बी के बाद का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहां कंटिन्यूअस होता है। तो ये चीज बीच वाले ये जो फंक्शन है, इफ यू वांट वी कैन एक्सप्लेन, बट इसका मैथमेटिकल इक्वेशन निकाला जा सकता है। लेकिन इसको ऐसे याद रखना, एक दो बार हमने देखा है कि शेल, थिक शेल का ग्राफ हमसे पूछा जाता है, तो अंदर वाला ग्राफ और बाहर वाला ग्राफ में कहीं कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस बीच वाला ग्राफ को एक बार हमको ध्यान में रखना है। सोचने का तरीका, ये आपको कितना मास इससे इंक्लूडेड है, अंदर में है, ये चीज हमने आपको बता दिया कि क्यों बढ़ना चाहिए, इंक्रीजिंग क्यों होना चाहिए, डिक्रीजिंग क्यों नहीं होना चाहिए। और स्ट्रेट लाइन भी तो कभी नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन इनके बीच का कि मास जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ग्राफ हो गया। और जब हम एक बार फील्ड इंटेंसिटी पर बात कर लिए तो फिर फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी फील्ड इंटेंसिटी है उससे मास को मल्टीप्लाई कर दो। तो द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये हमारा एकदम से, और तुम अगर अभी जो एक्सप्रेशंस हमने निकाले हैं हॉलो, सॉलिड, खास करके सॉलिड स्फीयर के लिए जो तुमने स्मॉल जी का वैल्यू निकाला है, यू कैन चेक, ये वही एक्सप्रेशन है। मतलब if you remember, acceleration due to gravity at outside point, acceleration due to gravity at inside point of earth, ये जो हमने निकाला था, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि acceleration due to gravity g for r less than r, अर्थ के लिए ये क्या था? तो ये था एट डेप्थ d की बात करेंगे तो g 1 माइनस r लेस देन r। दो एक्सप्रेशन हमने इसके लिए ड्राइव किए थे, या फिर ऐसे लिख लो, g एट अ डेप्थ d, d डेप्थ पर फ्रॉम सरफेस। तो एक एक्सप्रेशन था g 1 माइनस d अपॉन r,
और अगर हम सेंटर से डिस्टेंस लेते थे उसी समय हमने इसको डिराइव किया था, तो ये आ गया था GM/RQ इंटू आर, या फिर स्मॉल g बाई आर इंटू आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल g बाई आर इंटू आर। और अगर आउटसाइड पॉइंट की बात करें, g एट आर ग्रेटर देन आर, तो ये हमारा सिंपली GM/R², ऐसा कुछ आया था। तो इसी को R+H कर देते थे और इसके लिए एक्सप्रेशन बना देते थे कि GM/R+H का स्क्वायर, R² कॉमन करके और इसको मॉडिफाई करके जो भी करना है। तो देखा जाए तो ये और फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं है, ये इट्स एग्जैक्टली द सेम। बस नाम हमने चेंज करके उसको फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया। एक्चुअली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर तरीके से फील्ड इंटेंसिटी के बराबर ही है। तो इसलिए कभी कभी मान लो अगर तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सोच पा रहे हो तो याद रखना कि वही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। फोर्स ऑन यूनिट मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स एग्जैक्टली द सेम। नाम अलग अलग है बट एक्सप्रेशंस आर सेम। तो अभी तक जितनी भी बातें हमने बताई हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने 3 केसेस लिए हैं। एक तो पॉइंट मास वाला केस होता है और बाकी केस कंटिन्यूअस मास में। एक रिंग कल हमने लिया था, मतलब पिछले क्लास में, और आज स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब कभी कभी देखो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है। जैसे ऐसा भी एक सिनेरियो हम ले लेते हैं कि अंदर में एक और केस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, मतलब इसको एक क्वेश्चन की तरह देखना। इट्स नॉट लाइक हम थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट क्या है क्वेश्चन थ्योरी कोई ऐसा उसका बाउंड्री नहीं है कि इसको सर थ्योरी कहेंगे कि ऐसा कॉन्सेप्ट कहेंगे। जैसे मान लो एक कंडीशन ऐसा दिया गया है, थिक शेल तो हमने देख लिया, ठीक है। ठीक, ये थिक शेल नहीं है, दिस इज नॉट अ थिक शेल। ये तुम ऐसा बोलो कंसेंट्रिक दो मास है, एक है सॉलिड स्फीयर, अंदर वाला जो है वो एक सॉलिड स्फीयर है और ये एक शेल है। दिस इज शेल, दिस इज सॉलिड स्फीयर। इसके मास को मैं m1 से डिनोट कर रहा हूं, इसके मास को मैं m2 से डिनोट कर रहा हूं। रेडियस में भी तुम चाहो तो कुछ इस तरह से इसको हम लोग r1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको अगर हम लोग r2 से डिनोट कर रहे हैं, तो फिर से 3 रीजन्स बन सकते हैं। और अगर मैं सीधे सीधे ग्राफ पर आऊं या फिर तुम आई का एक्सप्रेशन निकालना चाहो तो आई का एक्सप्रेशन, क्योंकि इस केस में हम निकाल सकते हैं, देयर इज नो हार्म। तो आई फॉर r लेस देन r1, r1 is less or equal than r is less or equal than r2, r greater than r2। फिर से 3 रीजन्स पर बात आ रही है। कौन से 2 रीजन्स हैं जिस पर टाइम सिक्योरिटी है, या इस बार तीनों पर टाइम सिक्योरिटी है? क्या हो सकता है? चलिए सोच के बताइए। हमने एक भी मैथमेटिकल प्रूफ आपको नहीं दिया, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हमको मैथमेटिकल प्रूफ दो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग तुम हमको एक्सप्रेशन ही बता दो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो कि सर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ रिजल्ट आई एम लुकिंग फॉर। चलिए बताइए। बाकी बच्चे भी कोशिश करें।
ओके, आद्या बताएं। सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। जो हम्म, पहला वाला है उसके लिए 0 होगा ओके। और सर जो लास्ट वाला है थर्ड वाला उसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बराबर। लेकिन अंदर वाला जो आपने बताया ना वो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया मैं पहला बता रहा हूँ। वाला पहला वाला, पहला वाला जीरो नहीं होगा। बा ये जो चीज है ना, ये आउटसाइड वाला बिल्कुल आपने सही बताया है। इफ वी वांट टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस वी कैन इजीली राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट। लाइक ये आउटसाइड पॉइंट है, मतलब बी के R2 के भी बाहर है। तो हमने कहा था कि आउटसाइड पॉइंट के लिए इंटायर मास कितना है, m1 प्लस m2। So you can simply write the expression for outside point as like g m1 plus m2 r square. Entire mass we have that is concentrated at center. That is what we have till we have already discussed cell theorem. यहाँ पर डायरेक्टली वो चीज लग रहा है स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में सेल थ्योरम, ये हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंदर वाला क्यों रॉन्ग हुआ एक बार पहले उसको समझ लो। ये सॉलिड स्फीयर है। जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है आर लेस देन आर के लिए, R1 के लिए, इस पॉइंट पर हम दोनों मास हैं, जैसे एक है M2 शेल और एक है M1 सॉलिड स्फीयर। M2 के कारण यहाँ पर फील्ड जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। M2 के कारण हर पॉइंट पर अंदर में जीरो होगा। क्या वो पॉइंट सॉलिड स्फीयर के अंदर, क्या वो पॉइंट बाहर में, मतलब मैंने दो पॉइंट ऐसे ले लिए P एंड Q। तो P पर भी जीरो होगा और Q पर भी जीरो होगा M2 के कारण। लेकिन क्या M1 के कारण भी जीरो होगा? सॉलिड स्फीयर के अंदर में अगर कोई पॉइंट है तो क्या वो जीरो होता है फील्ड इंटेंसिटी? नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये हमने अभी कुछ देर पहले बताया था। तो R लेस देन R1 के लिए अगर तुम देखो तो इसका एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं GM/R1 क्यूब इंटू R। ये हमारा एक तरीके से लॉजिकल बात हुआ। दो ही मास के कारण होना है, एक M1 के कारण होना है, एक M2 के कारण होना है। M2 के कारण अंदर बार बार हम देख रहे हैं कि शेल के अंदर में उसके कारण फील्ड बन नहीं रहा है। तो ठीक है, M2 को कुछ देर के लिए इग्नोर कर दो, हट, सोचो कि वो है ही नहीं। तो तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, उसका इनसाइड पॉइंट है, तो फील्ड तो बनेगा, और वो वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना था। तो GM/R³ × R। अब बात आती है इसके बीच में कोई पॉइंट है, तो देखो ये जो पॉइंट है Q, इसके लिए मैंने पहले एक्सप्रेशन आपको नहीं लिखा। यहाँ पर देखो, ये हमने एक्सप्रेशन नहीं लिखा क्योंकि इसका एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है। मतलब हम चाहे तो बना सकते हैं, ये डिस्टेंस R ले लेंगे, R में कितना मास है वो लिख के, और यहाँ पर फिर उसको पुट करना पड़ेगा, GM/R² से करना पड़ेगा, दैट M विल बी वेरिएबल, उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने उसको कैलकुलेट करके नहीं बताया। तुम कहोगे कि सर एग्जैक्टली हमको बताना है कितना होगा, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर भी ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। क्यू पॉइंट के बारे में सोचो, क्यू पॉइंट पर M1 के कारण बनेगा और M2 के कारण बनेगा। अब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि M2 के कारण तो बनेगा ही नहीं क्योंकि वो तो इनसाइड पॉइंट है, तो M2 के कारण जीरो होगा। और M1 के लिए वो क्यू कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट है। M1 जो अंदर का मास है उसके लिए जो Q पॉइंट हमने लिया है वो एक आउटसाइड पॉइंट है, और सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर शेल थ्योरम तो लगेगा ही। यानी कि तुमको बिना झिझक यहां पर GM1/R² यूज कर लेना है। क्या ये बात समझ आ रही है? ध्यान से देखो। हाँ पूछो।
सर ये जो सेकंड वाला है उसमें M2 के बारे में आप फिर से रिपीट करिए ना। M2 के लिए वो कौन सा पॉइंट है, तुम ये बता दो मेरे को। वो जो क्यूब पॉइंट है वो M2 के लिए अंदर का पॉइंट है या बाहर का पॉइंट है? सर अंदर का। अंदर का पॉइंट है। और ये शेल मतलब इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो हम M1 के अच्छा, बाहर ठीक है सर, समझ में आ गया। उस रीजन में, एक बात बच्चे यहाँ पर क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा शेड करके बताया। ऐसी ये वाला जो केस है इसमें यहाँ मास है, ये थिक सेल का केस है। और यहां पर तुम ऐसा मत समझो कि ये रीजन है मास है। मास इसके भीतर में है, इस सरफेस पर है, यही दोनों जगह मास है। ये एक खाली रीजन है। अगर इसे ही मास डाल देंगे तब तो ये पूरा स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। तब फिर क्या बात होगा। और अगर अंदर में मास नहीं डाले, इसमें मास डाल दिए, तब तो ये पिछला वाला केस ही रिपीट हो गया। ये केस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाइज कैसे फर्क है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। अंदर में मास है, दैट इज ए सॉलिड स्फीयर। बाहर में मास है, दैट इज अ शेल, थिन शेल। तो इसके लिए हमारा ये वैल्यू होगा कि अंदर में किसी भी पॉइंट पर, बाहर में किसी भी पॉइंट पर हमारा जो फील्ड इंटेंसिटी है वो दोनों के कारण देखना पड़ेगा। जैसे M1 के भीतर जा रहे हैं तो M1 के अगर अंदर जा रहे हैं तो M2 के लिए भी अंदर का पॉइंट है, और M2 शेल है तो शेल के लिए अंदर के पॉइंट पर फील्ड 0 होता है। इसलिए हमने अंदर में कहीं भी M2 का जिक्र नहीं किया। सी यहाँ पर भी कहीं भी M2 तुमको नहीं दिखेगा, यहाँ भी M2 तुमको नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर गए, बाहर मतलब लाइक समवेयर हेयर, ये कोई पॉइंट ले लो S, तो ये जो पॉइंट है इसके लिए M2 के लिए भी आउटसाइड पॉइंट है, तो पूरा का पूरा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा बिहेव करेगा। और M1 के लिए भी एक आउटसाइड पॉइंट है, इसलिए ये भी मास पूरा का पूरा सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा बिहेव करेगा। इसलिए हमने M1 प्लस M2 एक साथ ले लिया। और अगर हम Q पर बात कर रहे थे तो उसके लिए सिर्फ M1 के लिए वो आउटसाइड पॉइंट था, इसलिए M1 को सेंटर पर लिया, M2 के बारे में सोचा भी नहीं। तो मैं आज जितने भी केसेस आपको बता रहा हूं, एक बार में सब कुछ समझ आ जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा। देखो, एवरीथिंग टेक्स टाइम। दो बातें हैं, मैं या तो बताऊं ही ना, मैं सिर्फ ये दो केस जो नॉर्मल कोई भी टीचर बताता है, ये दो केस बता के आगे बढ़ जाऊं, या फिर हर केस को डेराइव करूं मैथमेटिकली, जो कि अगर मैं डेरिवेशन में चला गया तब तो फिर ऐसे ही, मतलब जो कुछ बच्चे थोड़ा बहुत सोच भी पा रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा सोचना, क्योंकि सबका दिमाग मैथमेटिक्स में चला गया। लॉजिक से तो कुछ लेना देना ही नहीं रहा। इसलिए हमने डेरिवेशन इग्नोर किया है, सिर्फ लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। तुम लॉजिकली भी अगर समझ आते हो, बहुत बात है, बड़ी बात है ये। पहली बार में बहुत सारे बच्चों को ये सब चीजें नहीं समझ आती। ग्राफ ऊपर क्यों हो रहा है सर, ग्राफ नीचे क्यों हो रहा है सर, ये ऐसा क्यों हो गया सर, ये वैसा क्यों हो गया सर, हजार क्वेश्चन है। इसलिए इसको देखो, क्लास के बाद आज दोबारा इसको देखना है क्यों हो रहा है। मैंने लगभग हर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तुमको देते गए हैं। तो धीरे धीरे जब तुम यहाँ तक पहुंचोगे तो तुमको भी थोड़ा सा नोशन डेवलप होगा कि हाँ ऐसा ही कुछ होना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन लेंगे, फिर से उसको देखेंगे कि सर ये पॉइंट नहीं समझ आया था। अब एक लास्ट केस है, और लास्ट केस ये भी तुम अच्छे से देख लो कि जैसे ये जो सिचुएशन है ना कि एक थिक शेल, इसको कैसा देखा जाता है, इसको कहने का एक तो थिक शेल बोल दिया, दूसरा तरीका है कि ये इसको बोलते हैं कैविटी। ये जो रीजन जो खाली है ना, दिस इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज कैविटी। spherical mass spherical mass distribution with cavity। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, वहां से मास को काट के हटा दिया गया। तो ये जो हमने बनाया था ना थिक शेल, इसको भी इसके अंदर रखा जा सकता है। जैसे ये हमारा एक स्फीयर है, लेट्स से
और इसमें कंसेंट्रिक कैविटी, ये जो डायग्राम बना इसमें कैविटी कंसेंट्रिक है। आप कहोगे सर ये तो थिक सेल भी इसको बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन ये एक स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें स्फेरिकल कैविटी है एंड दे आर कंसेंट्रिक, सेंटर सेम है। तो और मास जो है वो यहां पर है, ये मास है। तो इस केस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए इस बात को हम डिस्कस नहीं करेंगे दोबारा। बट इसको कैविटी भी बोला जाता है। यहां से मास को हटा दिया गया, एक स्फेरिकल मास था उसमें से यहां से मास को हटा दिया गया। लेकिन एक और सिनेरियो लो जब कंसेंट्रिक नहीं हो तब, जैसे और क्या केस हो सकता है, ये देखो ध्यान से, एंड दिस इज द लास्ट केस, रिमेंबर। अब ये कैविटी थोड़ा छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। कंसेंट्रिक मत करना क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुका है। इसको कहीं भी रख दो तो वो एक कैविटी ही होगा, तो जहां पर रखा है वहीं पर छोड़ दो। ऐसा हो सकता है, ये कैविटी टच भी कर सकता है, सरफेस पे एकदम टच करता हुआ, ऐसा भी हो सकता है कैविटी, लाइक लाइक दिस। नहीं भी टच करता हुआ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो कैविटी कैसा होता है इसमें तो तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, मतलब कैविटी क्या है, कैविटी का ओरिएंटेशन यहाँ दिया हुआ है। अब जब भी कैविटी की क्वेश्चंस की बात की जाती है तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, लेकिन जो मेन हम एक ही केस आपको बताएंगे इसमें, अगर अगर ये चीज आती है तो एक ही केस आएगा, और वो है इस कैविटी के अंदर कोई भी एक पॉइंट। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो ये दोनों सेंटर्स में दिखा देता हूं आपको, ये सेंटर है स्फीयर का, ये सेंटर है कैविटी का। मैं इसका एक कंप्लीट कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। हम्म, चलिए, ये पॉइंट है हमारा ओ, और ये पॉइंट है ओ डैश। मास यहां है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शेड करके आपको बता देता हूं कि मास कहाँ है कहाँ नहीं है। ये एक स्फेरिकल कैविटी है, हम लोग हमेशा स्फेरिकल कैविटी के बारे में बात करेंगे, यही हमारे लेवल पर है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर स्फेरिकल कैविटी नहीं हुआ तो फिर वो हमारे लेवल से बाहर चला जाएगा। तो ये स्फेरिकल कैविटी है, बस ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी थी, ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी नहीं है। तो इस कैविटी के अंदर कोई भी एक जनरल पॉइंट लो, कोई भी, लेट से एक पॉइंट हमने लिया पी। पी क्या है? अ जनरल पॉइंट इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर वो एक जनरल पॉइंट है। तुम कह सकते हो कि सर वो सेंटर भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर वो सरफेस के आसपास कोई पॉइंट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जनरल पॉइंट का मतलब अब कोई भी पॉइंट हो गया। इंटरेस्टिंग बात इसका क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी हम नहीं बताएंगे, अगेन मैं चीजों को सिंपल रखना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस पूरे रीजन में कोई भी पॉइंट चूज कर लो कहीं भी, फील्ड इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी द सेम। और इंटायर, और ऐसा लिख लो कॉन्सेप्ट, inside the cavity if we take
एनी पॉइंट या फिर इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हैं कि इनसाइड द कैविटी फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट will be same। हर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा। पहली बात ये चीज एकदम से ध्यान में रखनी है। अब जब सेम होगा तो एक एक्सप्रेशन होना चाहिए कुछ और उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड याद हो गया तब भी चलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी समझ आ गया और अच्छी बात है। तो देखो, अगर इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस है, लाइक ये जो लाइन है, मैं इन दोनों के बीच के सेंटर को डी से डिनोट करता हूँ। लेट्स से दैट डिस्टेंस इज डी। तो फील्ड इंटेंसिटी का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाए, मैग्नीट्यूड, तो याद रखना कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा जी एम बाई आर क्यू इंटू टी। एम क्या है और आर क्या है? खैर आर तो तुमको समझ आ रहा होगा, आर इज दिस। एम थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, व्हाट इज कैपिटल एम? मास ऑफ द स्फीयर before the cavity is cut। इसका मतलब कि m उस स्फीयर का मास है जिसमें से अभी कैविटी हमने क्रिएट नहीं किया, कैविटी कट नहीं किया गया। पहले हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया m मास का और उसके बाद उसके अंदर से कैविटी हटाई, उसके अंदर से कैविटी कट किया, उसके अंदर से मास हटाया। अगर हमसे अभी कोई पूछे कि अच्छा ये जो सॉलिड स्फीयर बचा है कैविटी के साथ जो स्फीयर है, क्या उसका मास कैपिटल एम है? नहीं। फिर m क्या है? हमने एक m मास का सॉलिड स्फीयर लिया और उसमें कोई भी r रेडियस या r1 रेडियस, जो भी इस कैविटी का रेडियस दिया गया हो, मैंने अभी डायमेंशन से बहुत ज्यादा बात नहीं की है, जैसे मैं लेफ्ट वाले डायग्राम में, क्योंकि मैं सारी चीजें दिखाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। लेट्स से ये रेडियस हमारा r1, तो r1 रेडियस का अगर हमने कैविटी क्रिएट किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से मास निकाल दिया तो टोटल मास तो कैपिटल एम से कम होगा। लेकिन हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो होता है उसमें कैपिटल एम का ही टर्म आता है। इंटायर मास जो हमने लिया था स्फीयर का, जिस जो कैविटी के पहले जो टोटल मास था, बेसिकली मास ऑफ द इंटायर स्फीयर, वो मास लेना है। और सेपरेशन, उन दोनों का जो सेपरेशन है वही हमारा मल्टीप्लीकेशन में आता है। तो इसको तुम इनसाइड पॉइंट के साथ थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। जी एम बाई आर क्यू इंटू आर जो फॉर्मूला था सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर, उसके साथ थोड़ा रिलेट किया जा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट, कहते सर मैग्नीट्यूड तो समझ आ गया, डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि हमने फील्ड इंटेंसिटी सेम बोला है, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज सेम नहीं बोला, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के वाइज सेम बोला। यानी कि अगर किसी भी एक पॉइंट पर हम फील्ड इंटेंसिटी निकाल दें तो इस सारे पॉइंट पर वैसा ही होगा। और उसके लिए एक डायग्राम बनाना फिर से जरूरी है, जस्ट टू शो द डायरेक्शंस। ये है वो डायग्राम। मैग्नीट्यूड क्या होगा ये तो हमने दिखा दिया। अब डायग्राम को, डायरेक्शन को थोड़ा सा समझ लो। अगर मैंने डी वेक्टर को, ये हमारा डी वेक्टर है, डी को एक वेक्टर की तरह दिखाया, ये हमारा डी वेक्टर है। और कौन सा वेक्टर? दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला। मैंने इसे बाहर बनाया है ताकि तुम इसको, हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि डी क्या है। अच्छा डी नहीं लिखा तो लिख देता हूं मैं, डी सेपरेशन बिटवीन द टू सेंटर्स, बहुत जरूरी है ये।
अगर मैं डी को एक वेक्टर की तरह दिखाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा, और इस पूरे रीजन में फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज भी डी के डायरेक्शन में। दैट मीन्स इफ यू वांट टू राइट I as a vector, so this can be written as gm by r cube into d vector. Every point, remember, every point. ऐसा सिर्फ ऐसा ये मत समझ लेना कि सर ये सिर्फ सेंटर पर लिख रहे हैं ना हम लोग, नहीं, इंटायर पॉइंट पर लिख रहे हैं। सेम होता है इसलिए एक्सप्रेशन एक ही है, लेकिन होता ये हर किसी पॉइंट के लिए, मतलब अंदर में कोई भी पॉइंट लोगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन ओनली। एवरीथिंग एज अ प्रूफ। इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैट में प्रूफ कर दूंगा, अगर तुमको चाहिए कि नहीं सर हमको प्रूफ भी देखना है, क्योंकि ये जितनी भी बातें मैंने आज डिस्कस की हैं ये फिर से दोबारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिस्कस की जाएंगे। अगर जैसे आप आज इस डिस्कशन में ग्रेविटेशन में हमको सिर्फ एक्सप्रेशन समझ आ गए, सिर्फ ग्राफ समझ आ गए, तो तुम इतना मान सकते हो कि अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में जब दोबारा ये सारा चीज आएगा तो उस समय हम इक्वेशंस या फिर जो पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो समझ लेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेरिवेशंस आर नॉट एक्चुअल क्वेश्चंस। डेरिवेशंस आर जस्ट टू कन्विंस कि हाँ सर ऐसा जो हमने याद किया है ये बस तुक्का नहीं है, ऐसे हम कोई डराइव कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन जितना हमने आज बताया है उसे तुम्हारा छूट जाए तो तुम कहना सोचते कि ये क्वेश्चन ऐसा आया और हमसे नहीं बना, बनेगा ही, ये सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से ही बन जाएंगे। तो जस्ट गो थ्रू दिस वंस, एक बार इसको गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल पर बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो कल भी क्लासेस हैं। आज तो खैर थोड़ा लेट इसलिए हुआ कि मैं बाहर था, मेरे को घर आते आते टाइम लग गया, बस मुझे लगा कि मैसेज करने से अच्छा है कि मैं पहले घर पहुंच जाऊं, बट वही है कि थोड़ा 5-10 मिनट उसमें लेट हो गया तो फिर मेरे को मैसेज करना पड़ा। कल आपकी क्लासेस है नॉर्मल जैसा है वैसा, और कल अगर आप लोग आंसर की वगैरह मैच करते हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पेपर के डिस्कशन डाउट्स भी है उसको डिस्कस कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ बोल रहे हो? सर अभी आ रही है क्या आवाज? अभी आ रही है। सर मैं बोल रही थी कि अभी हम लोगों का 3rd EITS 10th दिसंबर को आने वाला है, तो आप NLM और वर्क पावर एनर्जी का अपलोड कर दीजिएगा प्रैक्टिस शीट्स। ठीक है, मैं करता हूँ। वर्क एनर्जी पावर तक आ रहा है ना? ठीक है। हम बोलिए। सर वो एनएलएम की मतलब वहां पे सिर्फ व्यू का ही ऑप्शन दिखा रहा है अभी भी, तो आप वो डाउनलोड का कर दीजिएगा प्लीज, वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको कर देता हूँ।